अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के केस से मुतालिक एक नया इंकशाफ सामने आया है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर एक इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के केस में अदालत पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मरियम और नवाज़ शरीफ को 2018 के इलेक्शंस तक जेल में रखने की हिदायत जारी की थी और इस पर उन्होंने हल्फिया बयान की तस्दीक कराकर इसे पेश भी किया है। इस तहरीर हल्फिया बयान में ये लिखा है कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दे रहा था तो उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपनी फैमिली के हमरा 27 अफराद के साथ गिलगित बल्तिस्तान आए और उन्होंने मेरे मेहमान खाने में क़याम किया। जिस शाम का ये वाक़े है उस दिन मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि हाई कोर्ट के जस्टिस की रिहाइशगाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे फ़ोन करें। अगर फ़ोन कॉल ना लग पाए तो उन्हें मेरा पैगाम पहुंचाना कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ को आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद जस्टिस साकिब निसार की हाई कोर्ट के जस्टिस से फ़ोन पर बात हो गई और साकिब निसार ने उन्हें हिदायत दी कि इलेक्शन 2018 तक नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ शरीफ को जेल में रहना चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने के बाद वो पुरसुकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। मैंने अपनी मरहूम अहलिया और जस्टिस साकिब निसार की अहलिया के रूबरू कहा कि मियां नवाज़ शरीफ को गलती से फंसाया गया है। जस्टिस राना शमीम साहब ने मुसद्दिका बयान में लिखा है कि मैंने जो कुछ यहाँ बयान किया है वो रज़ाकाराना है और मुकम्मल तौर पर सच है। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को एहतसाब अदालत ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात से पहले करप्शन केस में सज़ा सुनाई थी। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस राना शमीम के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट झूठी और हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर उन्होंने कहा कि क्या जवाब दूं। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की और एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन न देने का शिकवा भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हर एक झूठी और मनगढ़ंत बात का रद्द-ए-अमल देना दानिशमंदी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वुज़रा ने भी एक मीडिया टॉक के जरिए इस बयान को ज़्यादा अहमियत ना देते हुए कहा कि ये एक शगुफा है। क्या कहा आज वुज़रा ने, ज़रा देखिए। देखिए कितना मतलब मज़हका खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फ़लाने जज को फ़ोन कर दें। नून लीग ये करती है कि जब भी उनकी कोई तारीख अदालतों में लगने वाली होती है वो जजों को, इदारों को और अदालतों को ख़राब करने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत कुछ भी कहे लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बयान या इल्ज़ाम को बड़ी अहमियत दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का मानना है कि मामला पार्लियामेंट तक जाएगा। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने, जरा देखिए। राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। मियां साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर सियासत से लैदा किया गया। जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा तो फिर कौन सा इंसाफ रह गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? पार्लियामान ही इन जजों को मुकर्रर करता है, क्या पार्लियामान पूछ नहीं सकता? दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस खबर पर और हल्फिया बयान पर खुद नोटिस लिया है और कल तमाम फ़रीक़ैन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है ये 17 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। मैं बात करूँगी माहिर क़ानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। जज साहब, ऐसे एफिडेविट की आप समझते हैं कि कोई अहमियत है? इससे पहले अरशद मलिक का केस देख लें, इसके बाद एक और जज साहब की तरफ से कुछ इल्ज़ामात लगे थे, बयानात सामने आए थे। इस एफिडेविट की आपकी नज़र में कितनी अहमियत है? देखिए, वैसे तो इस तरह की एफिडेविट किसी रिटायर्ड आदमी, कोई जज की एफिडेविट की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मुल्क से बाहर
किस मकसद से दी ये पता नहीं, क्या जरूरत थी उनको कि कोई मेरे ये कि जिस जज से वो साकिब निसार साहब बात कर रहे थे उस जज का क्या कहना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब वो जज को अगर बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि क्या आपकी ये बातचीत साकिब निसार साहब से हुई कि नहीं हुई, अगर वो जज कहते हैं कि हाँ मुझसे हुई तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन सारी चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो एफिडेविट है राना शमीम साहब का, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी किस्म का एफिडेविट दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती जज साहब कि हमारे यहाँ लोगों के ज़मीर रिटायरमेंट के बाद ही क्यों जागते हैं। अब 2018 में वो जज साहब रिटायर होते हैं और 2021 में ऐसे मामले पे ये सामने लाने का क्या मकसद है? अब देखिए इसमें बहुत सी चीजें, जब एक जज होता है तो ये अपनी प्रेफरेंस होती है, अपनी लाइफ डिसलाइक होती है, सकता है कि राना शमीम की वो करते हो ये PMLN को या उनके लोगों को अब ये स्टेटमेंट दी उस वक्त नहीं दी, लेकिन ये तो एक ऐसी बात है कि जो कि उनको फौरन मंजर-ए-आम पे लानी चाहिए थी जब वो जज थे, लेकिन जज नहीं है तो वो लाना तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। इसकी वजह से यकीनन शोर शराबा मचेगा, लेकिन जब तक कि ये साबित नहीं होगा कि साकिब निसार साहब ने उस जज से बात की है कि नहीं की है, तब तक इसका ये सब मतलब कि बयाने अलवी की नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा के यहाँ पर भेज देना लंदन में बैठकर, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने कह दिया, जो आपने टेस्ट करवा दिया, लिख दिया, वो सच है। आपको बहरहाल साबित करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो अब शुरू की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो तो बाकायदा इंक्वायरी होती है, उसके अंदर एविडेंस होती है, तो ये सब चीजें साबित करनी पड़ेंगी। और अगर साबित हो गई तो खैर बहुत सी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, अगर साबित नहीं हुई तो केस पे असर पड़ सकता है आपके ख्याल में? इसका हो सकता है, अगर हो सकता है कि क्या पता कहा हो, क्या पता ना, ये मुझे नहीं कह सकता। सही सही। अगर राना शमीम साहब खुद भी अदालत में आकर कह देते हैं कि जी ये सब कुछ हुआ था, है तो अभी वो लंदन में, लेकिन उसके बावजूद भी तो जाहिर है उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वाकई ये मोमेंट था जिस तरह सारा हल्फिया बयान में लिखा गया है कि साकिब निसार साहब आए, फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो वाकई इन जज साहिबान से बात कर रहे थे। बहुत इतना आसान नहीं होगा ये सब सामने लेकर आना। जहाँ तक राना शमीम साहब का साहब है, उन्होंने तो ऑलरेडी एफिडेविट में सब चीजें लिखी जो कि वो कहना चाहते हैं, लेकिन साकिब निसार साहब ने उसको डिनाई कर दिया कम्प्लीटली। अब जो दूसरी पार्टी है वो जज हैं जो कि जिसके वो बात कर रहे थे, उनकी बात सुननी जरूरी है, उसके बाद ही कोर्ट फैसला करेगी कि ये बात सही है कि नहीं। लेकिन जिन जज साहब का नाम लिया गया आज के बेंच में तो वो शामिल हैं, उस वक्त के बेंच में ये शामिल नहीं थे, तो सवाल तो जहन में आएगा कि वो जज जो उस बेंच का हिस्सा नहीं है उनको कॉल क्यों करेंगे साकिब निसार साहब? हाँ, तो ये तो एक बड़ी अच्छी, ये मुझे नहीं मालूम था। जी जी। लेकिन अगर ये बात सही है कि वो उस वक्त उस बेंच पे नहीं थे, हाँ। तो उस सूरत में तो वो इस चीज पे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते थे। लेकिन बात सूरत वो जज तो थे, हाई कोर्ट के जज थे, और अगर उनसे बात हुई है या तो वो ये कहते हैं कि भी मैं इसके तरह कुछ कर नहीं सकता, हाँ। लेकिन अगर उन्होंने उससे बात की तो इसके मतलब हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहा हो। लेकिन अब उनको कोर्ट में आकर के कहना पड़ेगा कि आया उनसे बात हुई साकिब निसार साहब से कि नहीं हुई। जैसे अब इसमें बारे सबूत किस पर होगा, जो इल्जाम लगा रहा है या जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है? नहीं, ये तो वो जज साहब जिनसे बात हुई ना, क्योंकि ये तो उन्होंने एफिडेविट दे दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि जी ये हुआ था। अब ये तो कहेंगे कि जी मैंने किया था, और दूसरी साइड वाला जिससे बात की थी उसकी बात बहुत जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
आजम नज़ीर साहब, आपका। आजम नज़ीर साहब, हुकूमत ये समझ रही है कि सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं, जो जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम का जो एफिडेविट सामने आया है, आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जजेस पर दबाव डालना चाहते हैं आप। माजी में भी आप लोग ये काम करते आए हैं, लिहाजा अभी भी आप लोगों की ही ये सारी साजिश है। ये हर दफा ये बात जो है, ये इस मुकदमे के बारे में ये तीसरा शख्स है जो कि अदालती शख्सियत है जो ये बात करते हैं। सबसे पहले अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो बोले और उनकी एक वीडियो वायरल हुई और उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पे ये प्रेशर था और मेरी इस तरह इशारा किया, उन्होंने तारे कसी गई थी कि आपने ये फैसला देना है। उसको भी हमने कहा कि नहीं ये तो मैनेज मैनूवर्ड है, और उस पर फिर एक अदालती फैसला भी आया कि वीडियोस जो है, जो पिछले 50 साल का कानून था, उसे कहा गया कि नहीं अब नहीं है, वीडियो में ये नहीं होगा, वीडियो इस तरह से होगी, उसको इस तरह से करना है। मुख्तसरन ये कह दिया गया कि इस तरह की वीडियोस मानी ही नहीं जाएंगी, और फिर रिव्यू में कुछ रूम ओपन किया गया उसके लिए। वो भी गलत था, वो जज झूठ बोल रहा था, उसे मैनेज किया गया था, वो मैनूवर्ड था। अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, अगर वो होते तो शायद वो खुल के कहते कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। उसके बाद एक और मोअज़्ज़ज़ जज आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिनका नून लीग से दूर दूर का ताल्लुक नहीं, और अगर उनकी कभी जिंदगी में कोई सियासी वाबस्तगी रही है तो वो जमात इस्लामी के साथ थी, और बार पॉलिटिक्स में वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रहे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन और वाइस चेयरमैन है, बानी वाइस चेयरमैन। मौजूदा इस पर बात करते हैं, आप एक लॉयर नहीं, मैं इसलिए शाज़िया आप मुझे मौका दे, मैं एक हिस्ट्री आपको दे रहा हूँ। अब ये तीसरा मौका है कि गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ जज ने एक अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरी जो अहलिया हैं उनकी वफात हुई है कुछ 2 महीने पहले, उन्होंने मुझे, वो हॉस्पिटलाइज रही है, ये सारे लोगों को पता है, उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि आपने ये बात जरूर करनी है, अवाम तक ये बात पहुंचानी है या मुख्तलिफ हलकों तक। तो इन बातों पे हम तनकीद करने की बजाय इनको, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है 2018 में वो रिटायर्ड होते हैं, 2021 में ये राज अफशा करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम गलत हो रहा है या किसी के साथ ज्यादती हो रही है, इन जज साहब को अगर उसी वक्त लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती होने जा रही है, तो उसी वक्त ये सारे राज अफशा होने चाहिए थे ना, उसी वक्त बोल देना चाहिए था, इंसाफ का बोलबाला होता। बिल्कुल बोलबाला होता, लेकिन आपने मेरी बात काट दी। मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे सिर्फ मौका दे दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 मुख्तलिफ जज साहबान ने मुख्तलिफ औकात में ये बात की कि नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को सजा दिलवाने के लिए कुछ हल्के सरगर्म थे और एक प्लॉट और एक स्कीम तैयार की गई थी। तो क्या अच्छा ना हो कि आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉज के जरिए या सुप्रीम कोर्ट को बैठ के वीडियोस के बारे में एक नया कानून जारी करना पड़े? क्या हमारे 22 करोड़ के मुल्क में कोई ऐसे 4-5 मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान या सेनेट के चेयरमैन या सिविल सोसाइटी के को रिप्रेजेंट करने वाले या सीनियर सहाफी, कोई ऐसे लोग 8-10 नहीं है जिनका एक कमीशन बना दिया जाए और वो इन तीनों लोगों को एग्जामिन करें और उसके बारे में अपनी राय दे दें कि अगर इन्होंने झूठ बोला है तो ये कौमी मुजरम, इन्हें लटका दिया जाए, और अगर इनकी बात में सदाकत है तो फिर कोई अदारा मुकद्दस नहीं है, कोई गाय मुकद्दस नहीं है, फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। हम लोग क्यों डंडे से हर चीज रोकना चाहते हैं? हम क्यों होंठों पे टेपे लगाते हैं? हम लोग क्यों लोगों को अपनी बात करने नहीं देते और उसको पहले प्रीएम्प्ट कर लेते हैं और उसके मुंह से निकली हुई बात के 10 तरह की तौजीहात मुझे भी बात करने का मौका दें तारिड़ साहब। क्या आप लोग ये समझते हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? अगर ये सब कुछ वाकई एक साजिश हो रही थी, प्रोपेगेंडा था नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ, फिर तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो आज सब कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। शाजिया, आप फिर बात नहीं समझ रही। अरशद मलिक की जो वीडियो रिलीज हुई थी, लीक हुई थी, वो आज से कुछ तकरीबन 2-2.25 साल पहले हुई। उसके तकरीबन 6-8 माह बाद एक और जज साहब बोल पड़े कि उन पे दबाव था कि ये सजाएं बहाल रहनी चाहिए और इनको इस तरह से करना चाहिए। अब ये तीसरे जज साहब में जो कहते हैं कि मैं उस वक्त पास बैठा हुआ था जब इस तरह की इंस्ट्रक्शन, मैं कहता हूँ ये तीनों बातें गलत होंगी।
एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आया हमारे 22 करोड़ 22.5 करोड़ या 25 करोड़ के मुल्क में हमारे पास 5 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो बैठे अदलिया से, पार्लियामान से, सिविल सोसाइटी से एक ट्रूथ कमीशन बन जाए और वो ये प्रूव इन करें कि ये बातें घड़ के बनाई जा रही हैं या इनका कोई वजूद है, और अगर वजूद है तो फिर कोई अदारा जो है वो मुकद्दस नहीं है। कोई मुकद्दस गाय नहीं है इस मुल्क में। फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो को एक मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। आपको ये पता है कि आज भी उसको, उस लकीर को हम पीट रहे हैं और कहते हैं कि उसको गलत सजा दी गई थी और उसको हम बतौर प्रेसिडेंट कोर्ट करते हुए लेकिन इन सब तीनों वाकयात से एक और चीज हमारे सामने आती है आजम नज़ीर तारड़ साहब, कि ऐसे एफिडेविट्स की, हल्फिया बयानात की शायद हमारे निज़ाम में, हमारे अदालती निज़ाम में, हमारे कानून में इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा एफिडेविट है जो लंदन में दिया गया, इसकी कोई अहमियत होगी? इस बेस पे कोई रिलीफ मिल सकेगा नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो बंदा जिंदा सलामत है और अगर वो इस बात को ओन करता है तो वो डायरेक्ट एविडेंस है इस वक्त, और जिनके बारे में वो इल्जामात लगा रहा है वो दोनों भी मौजूद हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये तीनों बहुत मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं और मैं तो अनफॉर्चुनेटली चंद उन बदनसीबों में से हूं कि मेरे लिए ये तीनों बहुत अहम है सोशली, क्योंकि तीनों का ताल्लुक वकालत के पेशे से रहा है और इन तीनों से मेरा ज़ाती इंटरेक्शन है। मैं इसीलिए तो ये बात कर रहा हूँ कि जब मामलात यहाँ तक पहुंच जाए, एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और उनके सिरे एक जगह पे जाके जुड़ते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि यहाँ पे एक ट्रुथ कमीशन बने और उस ट्रुथ कमीशन को हेड करें या उसका हिस्सा हो वो अनकंट्रोवर्शियल रिटायर्ड चीफ जस्टिस और स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट और सिविल सोसाइटी के सीनियर लोग जिन पे लोगों को एतमाद है, और वो बैठ के इन्हें प्रूव इन कर लें। हमें सर रेत में देने की बजाय चीजों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के जरिए से ठीक है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, अगर जस्टिस राना शमीम अगर अदालत में आकर ये बयान दे भी देते हैं, अगर गवाही दे भी देते हैं कि मेरे सामने सब कुछ हुआ, साबित कैसे करेंगे उस वक्त की टेलीफोन कॉल? ये साबित कैसे करेंगे कि साकिब निसार उस वक्त आए थे, इस नंबर पर कॉल मिली थी, ये बात हुई थी? ये इतना आसान होगा प्रूफ करना? देखिए शाजिया, मैं स्पेशली ये लंबी बात नहीं करूंगा कि ये मामला क्योंकि सबजुडिस है और मेरी बतौर वकील ये तरबियत है कि मुझे वो चीजें जो अदालत में उन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात तो तयशुदा है ना, ये तो लिखी पड़ी बात है कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे थे। ये भी तयशुदा बात है कि राना शमीम साहब वहां पे होस्ट थे। आप वो अखबारें ढूंढ लें, वो जो प्रोटोकॉल्स के पेपर्स तैयार होते हैं वो देख लें, एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स देख लें। मुझे भी ज़ाती तौर पे पता है, मुझे याद पड़ता है अब जब ये बात निकली है कि ये इस तरह का उनका क़याम था वहां पे और मेहमान नवाजी के मेजबानी के फराइज में से एक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है आजम नज़ीर तारड़ साहब के 17 नवंबर को एवनफील्ड केस का जो मरियम बीबी का जो केस लगा हुआ है बेल का, शायद इसी वजह से ऐसे वक्त में ये प्रोपेगेंडा साजिश सामने आई है कि उन्हें रिलीफ मिल सके जज को प्रेशराइज करके। आई एम टेलिंग यू जो बात नहीं। हाँ देखिए शाजिया, मैं ऐसे साजिश इसलिए नहीं कहूंगा कि ये चीजें यके बाद दीगरे हो रही हैं, और जो एवनफील्ड का केस है उसमें मरियम नवाज की जमानत नहीं है, वो अपील खुली हुई है और वो अपील एक दिन में डिसाइड नहीं होनी, वो पिछले साल सवा साल से मुख्तलिफ औकात में लग रही है, उसमें पेशरफ्त हो रही है और वो कब अब कतन अभी तक वो फाइनल स्टेज पे नहीं आई, उसमें तो अभी रीडिंग ऑफ एविडेंस शुरू ही नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है ये एक इल फाउंडेड सी बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ, ये उस पर असरअंदाज इसलिए होती है कि ये डायरेक्टली उस मुकदमे से मुतल्लिका है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन बात नहीं कर रहा, हालांकि फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात हुई और इसकी तायीद की मेजॉरिटी सेनेटर्स ने, हाउस में आज ये बात हुई। मैं ये कहता हूँ कि हमें रेत में सर नहीं देना चाहिए, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज के पीछे नहीं छुपना चाहिए, हमें इस पे एक ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए। ठीक है, और ट्रुथ कमीशन के लिए हमारे पास लोगों शायद खान अब्बासी साहब भी हमेशा यही बात करते हैं कि माजी के जितने भी झूठ सच हैं सब खुलकर सामने आ जाएंगे। इसके लिए जरूरी है ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इत्तेहादी मान गए, अब ऑपोजिशन माने ना माने शायद हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत ईवीएम का बिल पार्लियामेंट से पास कराने के लिए अब वाकई मैदान में आ गई है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया है कि MQM और काफ लीग हमारे साथ हैं। इत्तेहादियों के जवाब वज़ीर आज़म ने खुद दिए हैं। क्या फरमाया शेख साहब ने, ज़रा आप खुद देखिए। फैसला हुआ है कि बजाय इसके कि 32 बिलों के इसको अभी बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे 8 या 10 बिल। ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। नाज़रीन, PTI हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, जिसके लिए उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस भी नाफिज किया। ताहम मामला पार्लियामेंट में लाना ही पड़ गया। हुकूमत ने जॉइंट सेशन के जरिए बिल पास कराने की ठान ली है। इस्लाहात के लिए मुश्तरका इजलास बुलाया गया, लेकिन हुकूमत इत्तेहादियों ने सब झंडी जब नहीं दिखाई तो फिर मामला एक बार फिर से खटाई में पड़ा। अब ना सिर्फ उन्हें मनाया गया है बल्कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भी मुलतवी करना पड़ा था। दूसरी तरफ मुत्तहदा अपोजिशन का भी आज वर्चुअल इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तय करते हुए बुध के रोज़ होने वाले मुश्तरका इजलास में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का अज़्म किया है। अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आमने सामने आ चुके हैं। ताहम कामयाबी किसे और किस तरह मिलती है, इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद साहब, क्या इत्तेहादियों के साथ जो मामलात हैं, कुछ लेन देन पर ये सब कुछ तय हुआ है? पिछले हफ्ते जब ये जॉइंट सेशन होना था, पता चला कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाद में हमें ये भी बताया गया कि ऑपोजिशन को भी हम लोगों ने साथ लेकर चलना है। ऑपोजिशन के पास वक्त है, ऑपोजिशन बात कर ले हमसे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इत्तेहादी नाराज़ थे, अब माने किस बात पे? अब 2 दिन के अंदर अंदर तो EVM पर वो मुत्तफिक नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। किसी भी इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेहादियों का इश्यूज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना वो एक कुदरती और नेचुरल जो है वो एक फिनामिना है, अमर है। अगर सारे इसी तरह हर चीज़ पे 100% एग्री करें तो ना तो ये जमहूरियत की स्पिरिट है और फिर सारे एक ही जमात में शामिल हो जाएं। अगर सब ने सब चीज़ें एक ही जैसे करनी है तो ये एक होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है। आपने अपने एलाइज को साथ लेके चलना होता है। उस वक्त शायद उस तरह से कंसेंसस हम डेवलप नहीं कर सके और मैं उस वक्त भी मैंने ये बात की और अभी ये बात कर रहा हूँ कि एलाइज गवर्नमेंट में मसले आते हैं और वो हल भी हो जाते हैं। उसका मतलब लोगों ने बड़े बड़े बातें की, बड़े बड़े उन्होंने जनाब ये हो गया तो फलाना उधर चला गया, तो मैं उधर उस वक्त भी ये बात की थी, अभी भी ये दोबारा बात कर रहा हूँ कि हुकूमत अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, यही मेरा सवाल है। हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, ज़ाहिर इत्तेहादियों की वजह से है, इत्तेहादियों के साथ चलने की वजह से है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो दूर हुए हैं, कुछ लेन देन के मामलात पर हुए हैं, यही मेरा सवाल है। नहीं देखिए, ये कोई मतलब है कि परचून की दुकान तो है नहीं कि लेन देन हमने करनी है। कुछ इनको इश्यूज़ थे, वो ज़ाहिर है वो जो इंटरनल डिस्कशन है वो तो मैं मीडिया पे ना मुझे करनी चाहिए ना वो मुनासिब होती है, लेकिन ख़दशात दूर हुए हैं तो ज़ाहिर है उसके बाद ही डेट आई है। लेकिन अपोजिशन को उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप खातिर जमा रखें, आप 2023 के इलेक्शन की तैयारी पकड़ें और उसके लिए अपनी कंपेन करें। ये आप भूल जाएं कि यहाँ पे जनाब हुकूमत में फलाना हो गया तो हुकूमत गिर जाएगी, तो ये उधर नाराज़ हो गया तो मैं अदम एतमाद ले आऊँगा। लानी अदम एतमाद तो डंके की चोट पे ले आएँ और छुप छुप के नहीं, बिल्कुल खुलम खुला मैदान में आके करें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। पिछले हफ्ते जब जॉइंट सेशन पोस्टपोन हुआ, मुलतवी हुआ, तो वुज़रा की जानिब से ये तासुर दिया गया, जब हम उस वक्त ये पिछले हफ्ते ये सवाल कर रहे थे कि इत्तेहादियों की नाराज़गी की वजह से हुआ है, तो बोला गया नहीं हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपोजिशन को हम EVM पर मजीद जो है ना वो ब्रीफिंग देना चाहते हैं, अपोजिशन आए बैठे। ये तासुर दिया गया कि शायद अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए आप लोगों ने वक्त लिया और इसको पोस्टपोन किया। ये तो कहानी फिर बाद में खुलकर सामने आती है कि इत्तेहादियों की नाराज़गी की वजह से सब कुछ हुआ। ऑपोजिशन को इस एक हफ्ते के दौरान कितना एंगेज करने की कोशिश की आप लोगों ने?
देखिए, अपोजिशन से तो राब्ते रहते हैं और रोज़ की बुनियाद पर राब्ते होते भी हैं। स्पीकर ऑफिस से भी होता है राब्ता, स्पीकर साहब उसमें एक कलीदी किरदार वो भी अदा करते हैं। हम लोग भी अपनी कोशिश करते हैं और अब भी हम पुरुमीद हैं कि अपोजिशन इसमें लचक दिखाएगी और अभी जॉइंट सेशन में है, कुछ टाइम अभी भी मौजूद है, तो होपफुली वो इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसमें उन्हें अपना जो है मस्बत किरदार उनको अदा करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि अगर वो हुकूमत के जो तजावीज़ हैं उनको नहीं मानते तो उनके पास काउंटर तजावीज़ क्या हैं, क्या सिस्टम को इसी तरह रहने दें। तो इस सिस्टम में तो उनको खुद सबसे ज़्यादा शिकायत हैं, तो फिर ना कोई तजवीज़ उन्होंने दी मुनासिब और ना उनके पास सलूशन है। या तो एक आदमी के पास सलूशन हो ना, वो किसी को ये कहे कि भाई आप ये नहीं तो आप ये वाला रास्ता इख्तियार करें, आपके पास रास्ता भी नहीं है और आपने जाना भी नहीं, इसका मतलब है कि ये तो मैं ना मानूँ है। तो मैं ना मानूँ से तो ना सिस्टम चलता है, ना डेमोक्रेसी, ना जमहूरियत, घर का निज़ाम नहीं चलता मैं ना मानूँ से। हफीज़ शेख वाली एपिसोड अभी कोई भूला नहीं है, आपको भी याद होगी, हमें भी याद है, देखने वालों को भी याद है। 8 वोटों का फ़र्क आज भी ऑपोजिशन कह रही है कि उनके इत्तेहादियों से राब्ते हैं, फिर कोई सरप्राइज मिल सकता है। ऑपोजिशन बड़े दावे कर रही है। नहीं देखें, वो तो ज़ाहिर है वो तो एक इलेक्शन का एक प्रोसेस था, वो सीक्रेट एक बैलेट था, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल में ये तो बड़ा ओपनली एक सिस्टम है। और हम अगर हुकूमत आगे जा रही है तो हमने अपने आप को तोला होगा ना जी, हमने अपने एलाइज से भी बात की होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हुकूमत अपना जो है बिल वो हम इंशाल्लाह पास कर लेंगे। इस एक हफ्ते के दौरान ऑपोजिशन से किसने राब्ता किया? फायदा सबका है। इस एक हफ्ते के दौरान ऑपोजिशन से बाकायदा किसने राब्ता किया? मुख्तलिफ लेवल पे राब्ते होते हैं। जो पार्लिमानी कमेटी है लेजिस्लेशन के हवाले से, उसमें भी कुछ सीनियर लोग जो हैं उनके राब्ते होते हैं, स्पीकर ऑफिस से राब्ते होते हैं। हाँ, कोई ब्रेक थ्रू अगर बड़ा मिल जाता है तो उसकी खबर बन जाती है, लेकिन ब्रेक थ्रू जब तक ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है तो राब्ता नहीं है। जमहूरियत में आपका राब्ता होता है, ज़रूरी नहीं है कि टॉप लीडर लेवल पे हो, जैसे वज़ीर आज़म साहब का अपोजिशन लीडर साहब के साथ जो है कोई राब्ता हो, वो मैं नहीं कह रहा कि वो राब्ता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राब्ते आपके मुकम्मल कटे होते हैं। आपने डे टू डे अफेयर्स के हवाले से रोज़ चीफ विप्स की आपस में डिस्कशन होती है, मेरी अपोजिशन लोगों के साथ रोज़ ऐवान के अंदर भी एक राब्ता होता है। बाज़ औक़ात आप ऊपर स्पीकर चैम्बर में सब चले जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस होते हैं, तो कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, इशूज़ पे मुखालफत है। और हमारी सोच ये है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आपको आइंदा इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ और EVMs के साथ करना है। EVM को लेकर आप लोगों की 100% तसल्ली है कि यही वो वाहिद जरिया है जिससे धांधली को शिकस्त दी जा सकती है, धांधली का रास्ता आने वाले इंतखाबात में मुस्तकबिल में रोका जा सकता है। ऑपोजिशन को क्यों आप लोग राजी नहीं कर सके, इस पर क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो सकी ऑपोजिशन? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो आपस में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था, जो अब भी शायद बड़ी हद तक है, एक दूसरे पे एतमाद का फुकदान, क्योंकि हमें याद है FATF पे हम उनको पाकिस्तान के मफाद के लिए बैठाया कि आप इस पे वो करें, उधर से नैब लॉज के रिफॉर्म पे वो लेके आ गए। वो दिन आज का दिन जब से FATF का मामला जो है वो एक तरफ हुआ है, जो उसमें जो कानून साजी का था, फिर नैब लॉज पे रिफॉर्म के लिए उनके क्योंकि मुनासिब तजावीज़ उतने मस्बत अंदाज में फिर वो उनकी तरफ से उस तरह से आई नहीं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जो है हमने लॉज भी जो है वो उनके सामने रखे और EVM भी रखा, ना लॉज पे कोई मुनासिब तजावीज़ आई ना EVM पे। वो एक सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें किसी हद तक गुफ्तगू हुई, कुछ थोड़ी बहुत आइस ब्रेकिंग हुई, उसके पहले उसके बाद अपोजिशन का रवैया बिल्कुल मनफी रहा। यानी कि आप अगर हमें आप नापसंद करते हैं या आप समझते हैं कि इस कुर्सी पे जिस पे इमरान खान साहब ने होना है उस पे आप लोगों को बैठना है, तो वो आप आवाम से जाके वोट लेके आ जाएं, उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई इस मुल्क को आगे चलना है तो जो तजावीज़ हैं या तो उसमें अमेंडमेंट्स करें या फिर अपनी काउंटर तजावीज़ या EVM से नहीं करते तो फिर आप कोई और सिस्टम बताएं। अगर के जरिए ऑपोजिशन ये समझती है कि आप ऑपोजिशन का रास्ता रोकना चाहते हैं इस मशीन के जरिए? नहीं, टेक्नोलॉजी तो हमेशा न्यूट्रल होती है। देखें, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले सही होने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि EVM मिसयूज होगा तो पहले तो उसके मिसयूज होने के चांसेस इतनी बड़ी तादाद में बहुत ही कम है, क्योंकि वो तो आप माइक्रो मैनेज पे इस तरह नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा आसानी से आप पिछला सिस्टम जो है उसमें इम्कान है कि उसको आप ब्रेक कर सकते हैं इंतज़ामिया को साथ मिला के, इसमें तो उसी वक्त काउंट हो जाता है।
असल मसला कब होता है, देखें इलेक्शन होने के बाद ही तो सारी गेम बनती है। जहां कहीं धांधली होती है, लोग कहते हैं बक्से चोरी हो गए जनाब, आरओज नहीं थे जनाब, फलाना हो गया। ये जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा विद इन 5 मिनट्स पूरा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आरओज को आप बेशक चांद पे ले जाएं, क्या फायदा, वो सारा तो आपके सामने होगा। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान में जिनकी दुकान धांधली पे चलती है तो उनकी दुकान बंद हो रही है, जो जिसकी दुकान बंद होती है उसको तकलीफ तो पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब में थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल हर घर में एक परेशानी चल रही है और वो ये है कि मौसम सरमा में क्या वाकई सार्फिन को सिर्फ मखसूस औकात में गैस की फराहमी की जाएगी। इंटरनेट पर कुछ मालूमात शेयर हुई जिनके मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस और वजारत पेट्रोलियम ने पंजाब और KPK के सार्फिन को दिन में 3 बार यानी नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के वक्त गैस फराहम करने का मंसूबा बनाया है। कहा जा रहा है कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए ये फैसला किया गया है। सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पर ये खबरें बड़ी वायरल हो रही हैं कि नाश्ते के वक्त सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक और दोपहर के खाने के लिए 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात के खाने के लिए शाम 4 बजे से 10 बजे तक गैस की फराहमी की जाएगी। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डिवीज़न ने इन खबरों की तरदीद की है और ये कहा है कि मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर गुमराहकुन खबरें चलाई जा रही हैं। सुई नॉर्दर्न को गैस की फराहमी से मुतालिक अहकामात जारी कर दिए हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। अभी तक दिन में सिर्फ 3 वक्त घरेलू सार्फिन को गैस मुहैया करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। नाज़रीन, पेट्रोलियम डिवीज़न ने तो गैस बहरान के हवाले से इन अफवाहों की तरदीद कर दी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब LNG दरामदी नहीं की गई तो सर्दियों की गैस की फराहमी मुमकिन आप कैसे बनाएंगे। और हर साल हम देखते हैं कि बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर एक मखसूस औकात के लिए गैस आती है और सारा दिन के लिए फिर जो गैस है वो गायब रहती है। इस बात का एतराफ़ तो हुकूमत भी कर चुकी है कि रवां साल पिछले साल की निस्बत कम कंटेनर मंगवाए गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर सर्दियों में गैस की फराहमी मुमकिन कैसे हो पाएगी। मैं बात करूँगी एनर्जी एक्सपर्ट शाहिद सत्तार साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। शाहिद साहब, ये बात एक हकीकत है कि हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम देखते हैं कि मखसूस इलाके हैं, जगह हैं जहाँ पे गैस शेड्यूल होता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं सुबह खाना बनाने पर। 5 बजे गैस आती है, 7-8 बजे चली जाती है। ये हर साल होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं होना है। तो आपको लगता है कि हुकूमत तरदीद तो कर रही है, लेकिन इस बार वाकई गैस की किल्लत इस वजह से है कि आप लोगों ने वक्त पर LNG इंपोर्ट नहीं की है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जी जो गरीब आदमी है, जो कि 75% पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पाइप्ड गैस नहीं मिलती। जो गरीब आदमी है वो कोयला लेता है, LPG लेता है या लकड़ी लेता है, उसको जलाता है, ईंधन जलाता है, और उसकी कीमत जो गैस आपके घर में आती है उससे 7-8-10 गुना ज्यादा है। और जो और वो भी आप सोच के आप जो है ना खर्च करते हैं उसको। जी, और जो अमीर तबका है जिनको इस किस्म की सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, उनको आप घरों में गैस देते हैं और घरों में वो क्या करते हैं, वो जो चूल्हे में जलाते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं। देखें, कौमों की ज़िंदगी में ये वक्त आता है कि कभी आपको तरक्की के लिए, आपको मईशत चलाने के लिए आपको जो कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देंगे तो आप तरक्की भी नहीं करेंगे। अगर आप गैस इस्तेमाल करेंगे कारखानों में और उससे आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की मईशत चलेगी। हुकूमत के पास ये भी तरीका है कि आप इंडस्ट्री सारी बंद कर दें और घरों में गैस दे दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम और धंसते चले जाएंगे, एक दलदल में धंस चुके हैं। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को आप गैस दें, घरों का शेड्यूल होना चाहिए, इज इट राइट? जी,
जी बिल्कुल, घरों का देखें आप, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एलपीजी फ्राहम करे घरों के लिए, और जो लोग वॉलंटरीली भी इसको कम अपना सर्फ करें वो मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। देखें आपके जो गीजर हैं या चूल्हे हैं, ये हमारे अमीर आदमी को ही गर्म पानी से नहाने का हक है, गरीब आदमी को कोई हक नहीं है। अब एलपीजी लाके या सिलेंडर लाके तो पानी गर्म नहीं हो सकता। नहीं, आप देखें गीज़र में एक बैफल लगना होता है। बैफल लगने से आपकी गैस जो लगती है गर्म पानी करने में वो 1/3 रह जाती है, लेकिन पाकिस्तान में 9 मिलियन गीज़र लगे हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख गीज़र में ये बैफल लगा हुआ है। अगर आप सिर्फ वो बैफल ही लग जाए हर गीज़र में तो आपकी 400-500 MMCFD गैस ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपका जो बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा। ये लोग खुद कर सकते हैं, जाके अपने गीज़र के लिए बैफल ख़रीदें और उसको इंस्टॉल करें, या आप जो अपना गीज़र है उसको हर वक्त चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब नहाना हो उससे आधा घंटा पहले चलाएं, फिर बंद कर दें। लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से ये भी तो इंश्योर होना चाहिए ना कि 3 टाइम में 2-2, 3-3 घंटों के लिए जो आपको गैस देनी, फिर बिल भी उस लिहाज से आएगा। गैस आप खर्च करें 4-6 घंटे सारे दिन में और बिल आए आपको हजारों के हिसाब से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ऐसा है। होता देखें, है, जो पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो गैस जितनी आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल आएगा, और सबसे कम जो हमारा रेट है गैस का 120 रुपए। हालांकि जो गैस इस वक्त गवर्नमेंट खरीद रही है, जो LNG, वो $30 पे खरीद रही है, जो कि 5,000 रुपए से ज़्यादा की उसकी लागत है, और 120 रुपए में वो घरों में दे रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशियल है इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि कोई भी मुल्क इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसमें अगर हम हुकूमत का हाथ नहीं बटाएंगे तो हम मुल्क के साथ ज्यादती हुकूमत के साथ उसके गलत फैसलों में भी हाथ बटाएं कि जब LNG आपको सस्ती मिल रही थी तब आपको लेनी चाहिए थी, गलत फैसला तब क्या आपने है? ली नहीं। महंगे दामों आप खरीदते हैं। ये आपको किसने कहा कि आपको नहीं, आपको हुकूमत किसने खुद कहा मानती कि है इन्होंने LNG नहीं ली, कि कुछ ताखीरी फैसले हुए? ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखिए, दो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जो सप्लाई करने वाले थे, उन्होंने इनकार कर दिया देने से। इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? अगर पहले से मुआहदे हुए थे सप्लाई के और वो सप्लाई के ऑनर नहीं हुए तो आप उनको पेनल्टी डाल सकते हैं, कोर्ट लेके जा सकते हैं, लेकिन आप उनसे ज़बरदस्ती गैस तो नहीं ले सकते। हुकूमत ने तो इंतज़ाम किया हुआ था। नहीं, और सच्ची बात है कि इसमें जो हुआ है, जो गलती है जो है वो सिर्फ इस हुकूमत की नहीं है, कि कई सालों से हमारे यहाँ जो एक्सप्लोरेशन है, जो मुल्क के अंदर गैस है हमारे ज़मीन में, उसको निकालने के लिए एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। और वो एक्सप्लोरेशन अगर होती तो ये हम इस हद तक पहुँचते ही ना। ये अब का मामला नहीं, ये पिछले 10-15 साल से ये चल रहा है। 10-15 साल से जो जितनी कंपनियां थी बाहर की, BHP बिलिटन, OMV, शेल, पता नहीं पेट्रोनास, ये सारे हर अपना अपना बेच के चले गए हैं। लाजमो, आप किस किस का नाम लें, ये अपना जो इनके पास पाकिस्तान में असासे थे वो बेच के चले गए हैं। और हमने अपने जो है अपनी कंपनीज OGDC, PPL, इनको नहीं इतना गेयर अप किया कि वो एक्सप्लोरेशन कर सके। अगर वो एक्सप्लोरेशन होती तो ये मामला इस हद तक नहीं खराब होता। बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सपर्ट शाहिद सत्तार साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।